अस्सलाम वालेकुम। KSK नावल्स फॉरएवर पर आप सबको वेलकम। एक शानदार नावल लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है ज़िंदगी की सुबह। इस नावल के राइटर हैं अफशान अफरीदी। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। काफ़ी सारी गाड़ियों के हजूम में बमुश्किल जगह तलाश करके इसने अपनी कार पार्क की। शाम ढल चुकी थी, लिहाजा मलगजा सा अंधेरा अब मुकम्मल तारीकी का लबादा उड़ता जा रहा था। जिस वक्त इसने खुले गेट की तरफ कदम बढ़ाए, रोशनियों में नहाए ज़ेब लॉज को देखकर जैसे आंखें चंदियाने लगीं। वाओ, घर तो वाकई खूबसूरत है। ज़ेब भाई ठीक ही दीवाने थे इसे हासिल करने के लिए, और कितने लकी हैं कि इन्होंने इसे हासिल भी कर लिया। वो बुके संभाले एक हाथ से कल्फ लगे दुपट्टे को सेट करती तेज़ कदमों से अंदर दाखिल हुई तो ज़ेब भाई सामने ही लोगों को रिसीव करते नज़र आ गए। हेलो ज़ेब भाई, बहुत मुबारक हो। वो इस लम्हे किसी से मसरूफ़ गुफ्तगू थे कि इसने जाकर अचानक बाआवाज़ बुलंद इन्हें पुकार लिया। तुम अब आ रही हो मेहमानों की तरह, हालांकि जानती थी कि मैंने तुम्हें जल्दी आने की ताकीद की थी। वो इसकी तरफ मुड़ते ही शुरू हो गए थे, और चूंकि इनका गुस्सा बजा और हस्बे तवक्का था, लिहाजा वह इनकी खफगी भरी डांट सुनते हुए इधर उधर नज़र दौड़ाती रही। लोग वाकई आ चुके थे। कई शनासा चेहरों में कोई अनजान शख्स भी नज़र आ जाता था। अब इधर क्या देख रही हो? जवाब दो मेरी बात का। इस कदर ताख़ीर, और वो भी जहाँ ज़ेब खान की पार्टी में। इन्होंने फिर से इसे डपटा तो वो जायज़ा लेने का मशगला तर्क करते हुए इनकी तरफ मुतवज्जा हुई और मुस्कुरा दी। भाई मैं आ गई हूँ, इसी को बहुत जानिए। वो तो मिमी ने सिफारिश कर दी, वरना तो डैडी ने पूरे एक हफ्ते के लिए पाबंदी लगा दी थी। क्यों? वो हैरान हुए। कल एक पोल से हेलो हाई हो गई थी कार की। पूरे 11 के 11,000 वोल्ट की शिद्दत से गरजे और चमके हैं डैडी। हालांकि कसूर कतई मेरा ना था। इसने हंसते हुए जिस मज़े से अपनी अलिफ लैला सुनाई, जहां ज़ेब तशवीश ज़दा से हो गए, जबकि वो इंतहाई मासूमियत से ख़ुद को बेगुनाह कह रही थी। क्या मतलब? फिर एक्सीडेंट किया किसने था? ऑफ कोर्स मैंने। मगर आपको मालूम है मेरी गफलत से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालों की गलती थी कि लेकर ऐन सड़क के किनारे पोल नस्ब कर दिया। अब टक्कर नहीं होती तो भला क्या होता? बुके ने थमाते हुए वो कसदन शरारत से कह रही थी। जहांजेब हंसी लबों में दबा गए। मत किया करो ऊट पटांग हरकतें लड़की, सही डांटा होगा अंकल ने तुम्हें। खैर ये बताओ, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ? हाय, बस इसी तरदद भरे जुमले की कमी थी डैडी की डांट में, मगर इन्हें मुझसे ज़्यादा मुमकिन नुकसान की फ़िक्र थी। वो जवाबन बड़े दर्दीले लहजे में बोली तो वो हंस पड़े। फ़िक्र तो होगी ही, तुम सताती जो हो इतना। इसके सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए इन्होंने कहा तो वो हंस दी। मगर डैडी से कम? अरे नहीं, अंकल तो बहुत नफीस आदमी है। मैं वाकई बहुत मुतासिर हूँ इनसे, इनकी डिसेंट शख्सियत से। बल्कि मुझे तो तुम पर हैरानी होती है कि तुम इनकी बेटी होकर भी इस कदर नो नो नज़र नहीं आ रही। क्या अब तक नहीं पहुंची? इसने कज़न इनकी बात काटते हुए मोमा की तलाश में इधर उधर देखते हुए पूछा, तो जहां ज़ेब महसूस करते हुए भी इसे टोक न सके। नहीं, वो आ चुकी है, अंदर होगी। मैंने किचन की सुपरविजन इसके हवाले की है। इनके कहने पर वो सर हिलाती किचन की तरफ आ गई। हस्बे तवक्का नोनो का लेक्चर सुनना पड़ा। इसे भी सच बता दिया था, खाना तो बनकर आ चुका था। नोनो सिर्फ खानसामा से सलाद वगैरह बनवा कर सेट करवा रही थी। इसके साथ बातों में लगी तो वक्त गुजरने का पता भी न चला। इसी दौरान जहांजेब भाई इन्हें तलाश करते चले आए। नोनो और सबरीना, ज़रा मेरे साथ आओ, किसी से मिलवाना है तुम्हें। किस से? दोनों को ही इश्तियाक हुआ था। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वाइफ भी इसके साथ है। तुम लोग ज़रा इसे कंपनी दो, तुम्हारे ही कबील से ताल्लुक़ रखता है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। जहांजेब भाई इन्हें तफसील बताते हुए वहीं ले आए जहाँ वो जोड़ा भाभी के साथ खुशदिली से महू गुफ्तगू था। जहांजेब भाई ने दोनों का तारुफ कराया और बोले, बस अब तुम दोनों मेरे फ्रेंड्स को कंपनी दो, मैं जब तक ज़रा और लोगों से मिल लूँ। ओह श्योर, इसे और नोनो को मुस्कुराते हुए कहना ही पड़ा। भाभी और जहांजेब इधर उधर हो गए तो नोनो का इंटरव्यू शुरू हो गया। मिसेस निसार मुख्तसर जुमलों में जवाब देती रहीं। तो आप हैं सबरीना? जहांजेब आपका काफ़ी जिक्र करता था। निसार साहब बेगम को नोनो से महव गुफ्तगू देखकर इसकी तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। क्यों? इसकी भवें जैसे तन से गईं। आपकी आर्ट में दिलचस्पी के हवाले से मैंने आपका बनाया हुआ एक कैनवस देखा था ज़ेब के पहले घर में। बहुत डीप स्टडी लगती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट तजरीदी आर्ट में। निसार साहब वाकई निसार हो जाने वाले लहजे में कह रहे थे। इसे गुफ्तगू का मौजू बनने से कोफ्त होने लगी। महज ज़बरदस्ती होंठ फैलाकर मुस्कुराहट का तासुर दिया। बाय द वे, बुनियादी मीडियम कौन सा है आपका? वाटर पेंट। इसने उकताहट के अजीम मुजाहरे के लिए इधर उधर देखना शुरू कर दिया था, बल्कि कई एक को तो दूर से ही हेलो हाय भी कह रही थी।
क्यों, आखिर वाटर पेंट ही क्यों? मेरा तो ख्याल है आप ऑयल पेंट को भी बहुत अच्छी तरह समझती हैं। इसकी उकताहट नज़र नहीं आ रही थी या वो नज़रअंदाज कर रहे थे। वो खुद समझने से कासिर थी। ताहम साथ खड़ी नोनो ने इसे नज़र बचाकर टहोका ज़रूर दिया था, जिसे वो साफ नज़रअंदाज कर गई और निसार साहब को जवाब देने के बजाय अपनी कलाई में पहने ब्रेसलेट को घुमाने लगी। इनफैक्ट निसार साहब, सबरीना का कहना है कि वाटर पेंट बिल्कुल ज़िंदगी की तरह होता है, जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। जो स्टॉक एक बार लग गया सो लग गया। ऑयल पेंट की तरह नहीं कि दूसरा कोट करके अपनी गलती को छुपा लिया जाए। मुरवतन मुस्कुराते हुए नोनो ने जल्दी से जवाबन कहा तो निसार साहब एक बार फिर निसार होने वाली नज़रों से इसे देखते हुए हंस पड़े। वेल सेड, वैसे आर्ट की तरफ ऐसी अप्रोच कम लोग ही रखते हैं और मिस सबरीना आप इन कम लोगों में से एक हैं। इनका अंदाज सराहने वाला था। इसे नोनो की खुशमुखी नज़रों के बायस मुस्कुराना पड़ा। आई एम ऑनर्ड सर, मेरी इज़्ज़त अफजाई है सर। अरे हम तो आप जैसे टैलेंटेड लोगों की तलाश में रहते हैं। आप कभी आइए मेरे स्टूडियो, मिलकर कुछ प्लान करेंगे। इसके मुस्कुराने पर इनके फराख्तिलाना ऑफर झट इसके कदमों में आ पड़ी थी। वो जबरन मुस्कुरा दी। इसी दौरान खाना सर्व कर दिया गया था तो मिस्टर एंड मिसेस निसार भी डिनर अरेंजमेंट की तरफ चले गए। ये क्या बदतमीजी थी सबरीना, इस तरह बात की जाती है किसी से? इनके फासले पर जाते ही नोनो बरस पड़ी थी। वो लापरवाही से च्युइंगम चबाने लगी। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम इंतहाई इल मैनर्ड लड़की हो। ज़ेब भाई ने हमें बतौर ख़ास इस जोड़े से मिलवाया और तुमने किस कदर बदतहज़ीबी का मुज़ाहरा किया। कभी कभी तो तुम्हारा ये लावालिपन मेरे साथ से गुजर जाता है। बहुत अनयूजुअल बिहेवियर, गैर मामूली बर्ताव करने लगती हो तुम। नोनो हकीकतन संजीदगी से इसे देख रही थी। वो ज़हरखंद होने लगी। तो तुम्हारा क्या ख्याल था? मुझे भी इनकी तरह सदकेवारी हो जाना चाहिए था। जानना पहचान और लगे तारीफ़ें करने। ज़हर लगते हैं मुझे ऐसे मर्द जो महफ़िलों में अपनी बीवियों को छोड़कर गैर औरतों से खुश अखलाक़ी का इज़हार करते हुए मीठी मीठी बातें बनाते हैं। बिल्कुल करप्ट होते हैं ये अंदर से। तुम्हें बड़ा तजुर्बा है जैसे। नोनो इसके तबसरे पर चढ़ गई। मुशाहिदा है मेरा, और वो भी बहुत गहरा। वो भी सीरियस नज़र आने लगी। बहरहाल खुश अखलाक़ी भी कोई चीज़ होती है। मैं जिसकी मैयत में खुश होती हूँ इसी से अखलाक के साथ पेश आती हूँ। मुझसे ये मुनाफ़कत नहीं हो सकती। इसने साफ लफ्ज़ों में फ़ैसला सुना दिया। हाँ, तुम तो जैसे बहुत सच्ची और रास्तगो हो ना। समझ में नहीं आता कि एजाज अंकल की बेटी होते हुए तुम इतनी बदअखलाक कैसे वाक़या हुई हो। समझो इन्हीं का असर है। इसकी बड़बड़ाहट हल्की थी मगर नोनो ने सुन ली। जी नहीं, इसको चिराग तले अंधेरा कहते हैं, झट बोली। और इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, भाभी इन्हें पुकारती चली आईं और ज़बरदस्ती खाने के लिए साथ ले गईं। वापसी पर इसने नोनो और इसकी फैमिली को इनके घर ड्रॉप किया और घर चली आई। रात के 11:15 बज रहे थे। इसे उम्मीद ही नहीं, यकीन था कि डैडी सो चुके होंगे। लिहाजा वह देर से वापसी पर पड़ने वाली डांट सुबह के नाश्ते के मेन्यू का हिस्सा बन गई। दूसरे दिन डैडी गाड़ी मुरवत कराकर घर आए तो हस्बे साबक बहुत तन तेवरों समेत अंदर दाखिल हुए थे। वो मीमी के पास बैठी टीवी देखते हुए कल की रोदात सुना रही थी कि इनकी खुसीली आवाज़ सुनकर उछल से पड़ी। सबरीना, सुन लो, आइंदा अगर गाड़ी को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा, समझी? जो कसर तुम्हारी माँ और भाई ने इस घर को तबाह करने में छोड़ दी है, इसे अब तुम पूरा कर दो। इस जाहिल औरत ने तो किसी बच्चे को ठीक तरबियत नहीं दी, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिल्कुल आउट हो जाओ। यह आखिरी गलती जिस पर मैंने खामोशी इख्तियार की है। आइंदा इसका आधा हुआ तो समझो आग लगा दूंगा इस घर की हर चीज़ को, तुम दोनों समेत। कहरबाज नज़रों और अंगारा सिर्फ दहकते हुए लहजे से इन दोनों के एहसासात को झुलसा कर वो पूरी कुव्वत से दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में बंद हो गए थे। दरो दीवार जैसे इस आफत नागहानी से थरा कर रह गए थे। वो मिमी की गोद में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। इस तरह भी कोई जवान औलाद से बात करता है, वो भी लड़की ज़ात से। औलाद की भी कुछ इज़्ज़त नफ्स और खुददारी होती है। मगर एजाज दुरानी साहब अहले खाना की इज़्ज़त करने और इनके एहसासात समझने के वस से महरूम थे। गालबन जबी लफ्ज़ों के तीरों से इन्हें छलनी करते रहते। बेगम एजाज भी आए दिन जवान औलाद के सामने अपनी ज़िल्लत अमेज़ ज़िंदगी से शर्मिंदा रहने लगी थीं। एहसास तहकीर से इनकी भी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे अपनी गलती का एहसास था मिमी। मैंने डैडी से सॉरी भी की थी, मगर वो जब तक बंदे को अपनी नज़र में जलील न कर ले इन्हें चैन नहीं आता। आखिर हमारा कसूर क्या है? इनके इसी रवैये की वजह से ताहिर भाई घर छोड़ गए, मगर डैडी को अब भी सबक हासिल करने का ख्याल नहीं आता। वो बुरी तरह रो दी थी। बेगम एजाज इसे क्या समझाती, वो तो खुद अपनी अज़वाजी ज़िंदगी के इन 25-26 सालों में आज तक अपने रफ़ीक ज़िंदगी को समझ नहीं सकी थीं। बस धीरे धीरे इसे थपक थपक कर चुप कराने की सही करती रहीं, और जब वो सारे आंसू बहा चुकी तो उठकर बैठ गई। इसके भीगे चेहरे और मोहतरम आंखों को देखकर मिमी का दिल जैसे कटने लगा। बेसाख्ता इसकी पेशानी चूम ली। ताहिर चला गया है, इसे भी ये सब अपनी बर्दाश्त से बाहर लगता था। मेरे लिए इसकी जुदाई ही कम नहीं सबरीना।
बेटा तुम मत रोया करो, मुझे लगता है जैसे मेरी सारी ज़िंदगी की कमाई लुट रही हो। वो बेहद आज़िदगी से कह रही थीं। सबरीना की आंखें दोबारा जलथल होने लगीं। आप मेरे साथ ताहिर भाई के पास चलें मिमी, हम डैडी को छोड़ देते हैं। शायद इस तरह हमारे चले जाने से इन्हें कुछ एहसास हो। रुखसारों पर फैली नमी हथेली से रगड़ कर साफ करते हुए इसने बेकरारी से कहा, जैसे ताहिर के जाने से बहुत असर पड़ा है इन पर। वो इस्तेज़िया बोलीं तो सबरीना लाजवाब होने लगी। फिर भी मिमी, कम से कम हमारी ज़िंदगी तो कुछ बेहतर हो जाएगी। इनका हाथ थामते हुए इसने जैसे ज़िद की, नहीं बेटा, जिन बहनों के बाप हयात हों और वो अपनी माँ के साथ इन्हें छोड़कर रहने लगे, इन्हें ब्याहने को कोई नहीं आता। सब माँ बेटी पर तोहमतें धरते हैं। मिमी को दुनिया ज़माने का खौफ ऐसी घुटन ज़दा ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किए हुए था। टू हेल विद दिस सोसाइटी, भाड़ में जाए ऐसी सोसाइटी जो इंसानों से ताज़ा हवा के झोंके छीन कर इन्हें जंदा में एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर सिसकियाँ भरते हुए मरने के लिए छोड़ दे। मैं नहीं मानती इस दोहरे निज़ाम वाले ज़माने को। प्लीज़ मिमी, मेरी खातिर खुद को कुर्बान न करें। मुझे नहीं करनी ऐसी किसी भी तंग दिल और तंग जहन आदमी से शादी। वो फिर रोने लगी थी। आज कुछ ज़्यादा ही हसास हो रही थी वो। मिमी ने इसे सीने से लगा लिया। अच्छा अब बस भी करो, देखो ज़्यादा रोओगी तो तबीयत ख़राब हो जाएगी तुम्हारी। वो इसके लिए किस कदर मुतफ़िक्र थीं। और ये जो ज़िंदगी ख़राब हो रही है मेरी, वो शाकी लहजे में इनसे मुस्तफ़सिराना कह रही थी। खुदा न ख़्वास्ता, अल्लाह न करे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है बेटा, बस तुम्हारी हिम्मत कम होने लगी है। देखो ज़िंदगी में लोगों को इससे भी बड़े बड़े अज़ाबों से गुज़रना पड़ता है। ऐसे भी वालिदैन हैं जो ख़ुद अपनी बेटियों को गुनाह के गार में धकेल देते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 वक़्त की रोटी खाने के लिए। इनका भी सोचो जो अपने घर वालों की खातिर ज़माने के सर्दो गर्म सहती हैं। क्या तुम इनसे बेहतर नहीं? वो हमेशा की तरह ममता भरे लम्स और हलावत अमेज़ लहजे से इसे महसूस कर रही थीं। तुम्हारे डैडी में सिर्फ़ एक ही ख़ामी है ना कि वो मिज़ाज के तेज़ हैं, मगर वो तुमसे मोहब्बत रखते हैं, इसका तुम्हें यकीन रखना चाहिए। इंसान कितना ही तल्ख़ हो और करख़त क्यों ना हो, अपनी औलाद से मोहब्बत ज़रूर रखता है। तुम्हारे डैडी भी तुमसे मोहब्बत करते हैं। वो इसे समझा रही थीं। वो तन से हंसते हुए ज़हरखंद हो गई, जैसे तार भाई से करते हैं। अब कि सबरीना ने मिमी को लाजवाब कर दिया था, वो नज़र चुरा गईं। इसके सिवा कर भी क्या सकती थी? वो कोई तिफ़ल नादां तो थी नहीं कि इसे बहला देती। अब वो बाशऊर थी, हालात व वाक़यात से हक़ाइक़ निचोड़ने का इदराक रखती थी। बल्कि कभी-कभी वो मिमी से ऐसी बात कह जाती कि वो दुःख और आज़रदगी से साक़ित सी रह जाती। चलो उठो, जाकर शावर लो, शाम में नोनो तुम्हें लेने आ रही है, फ़ोन आया था इसका। इसकी बात नज़रअंदाज करते हुए इन्होंने इसे नोनो की आमद का बताया तो इसने तसाहल और बेजारी से नफ़ी में सर हिला दिया। मैं कहीं नहीं जा रही, आप इसे फ़ोन करके मना कर दें, कह दें मुझे टेम्परेचर है। बेदिली से कहती हुई उठकर अपने कमरे में आ गई और ताहिर भाई के लिए कॉल बुक कराने लगी, जो डैडी के बेईमाना सलूक और तज़लील अमेज़ रवैये के बायस इन सबको छोड़कर चले गए थे। कसूर किसका, सज़ा किसी को। अजीब इंसाफ है तेरा मालिक। ताहिर भाई को याद करते हुए वो अपने मालिक हकीकी से शाकी होने लगी थी। रात ताहिर भाई से बात होने के बाद जाने क्यों इसका दिल भर आता रहा और कितनी ही देर रोते रोते वो सो गई। सुबह हस्ब तवक्का आंखों के पपोटे भारी हो रहे थे। सुर्खी रत जगह और गरिया की खमास थी, लिहाजा इसने आंखों में बहुत सा पानी डालकर सुर्खी कम करने की कोशिश की और डाइनिंग रूम में चली आई। डैडी नाश्ता शुरू कर चुके थे। इसके ताख़ीर से आने पर एक नज़र इसे देखकर वॉल क्लॉक देखा। आज फिर देर हो गई है तुम्हें, वक्त पर उठती क्यों नहीं हो? डांट इसकी मुंतज़िर थी। वो डैडी, रात को नींद देर से आई थी। वो अटक सी गई थी। क्यों? रात को नींद देर से क्यों आई थी? ज़रूर कोई फालतू काम कर रही होगी तुम। सोओगी वक्त पर नहीं तो उठ कैसे सकती हो? वक्त की कदर करना सीखो। अपनी माँ की तरह सारी ख़राब आदतें हैं तुम में। वो गुस्सीले लहजे में इस्तेहज़ा से बोले। साथ ही मिमी को भी घूर कर देखा तो वो चाय का कप इनकी तरफ बढ़ाते बढ़ाते रुक गईं। अब मेरे पास वक्त नहीं, बस में चली जाना तुम, और हाँ, दोपहर में जल्दी लौट आना। ये अपने ननिहाल वालों की तरह सैर सपाटे की आदतें कुछ ज़्यादा ही पाल ली हैं तुमने। जहाँ ज़ेब के यहाँ ज़्यादा जाने आने की ज़रूरत नहीं समझी, वो खुद भी घर सेट कर सकता है अपना। कोट पहनते हुए वो बिला जवाब इस पर बरसे जा रहे थे और वो होंठ काटते हुए नज़र झुकाए कप के किनारे पर उंगलियां फेर रही थी। मिमी ने कहा था इनसे कि जहाँ ज़ेब ने इसे बतौर इंटीरियर डेकोरेटर ये काम सौंपा है कि इसके नए घर को डेकोरेशन वो करे, जिसे डैडी ने हमेशा की तरह नापसंद करते हुए विटव कर दिया था। मगर डैडी, इसने कुछ कहना चाहा, आखिर को ज़ेब भाई से वादा किया था। अगर मगर कुछ नहीं, बस जो मैंने कह दिया इस पर अमल करो। जहाँ ज़ेब को खुद फ़ोन करके मना कर देना। चाय का कप होंठों से लगाते हुए इन्होंने फैसलाकुन लहजे में कहा तब वो बेबसी से मिमी की तरफ देखने लगी। यकीनन इस सूरत हाल से परेशान तो वो भी थीं, इसीलिए कुछ कहने के लिए आगे बढ़ीं कि कॉल बेल बज उठी। इतनी सुबह कौन हो सकता है? वो तीनों एक दूसरे को देखकर रह गए। मैं देखती हूँ, मिमी कहकर बाहर निकल गईं। जाहिल लोग हैं, ये कोई वक्त है किसी के घर फ़ोन आने का?
मीमी के खुशगवार लहजे में बोलने की आवाज़ से अंदाज़ा हुआ कि कोई जानने वाला है, जिस पर डैडी की गुस्सीली बड़बड़ाहट इसे साफ सुनाई दे गई थी। हेलो सबरीना, सुबह बखैर। अगले लम्हे नोनो दरवाजे से झांक कर खिलखिला रही थी। वो हैरत और मुसर्रत से उठ खड़ी हुई। इससे मिलने का रात से दिल चाह रहा था। हेलो, तुम इतनी सुबह? बस दिल चाहा तुम्हें चली आई। वो अंदर आते हुए हंसकर बोली और फिर डैडी पर नज़र पड़ते ही मुअद्दब हो गई। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। डैडी अपना नाश्ता मुकम्मल कर चुके थे, इसीलिए कुर्सी से उठ खड़े हुए थे। कैसे हो बेटा आप? इसके सर पर शफ़क़त से हाथ फेरते हुए इनकी खुश अखलाक़ी का आला मुज़ाहरा हमेशा की तरह मिमी और सबीना का खून जला गया। बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए कैसे हैं? मैं तो यहाँ ज़ेब भाई के फंक्शन में मुंतज़िर थी कि आप आएँगे, मगर आप और आंटी आए ही नहीं। नोनो बहुत मुतासिर थी इनके अखलाक से, हमेशा इसी तरह मिलती। बस बेटा, इस रोज़ कुछ मूड नहीं हो रहा था। कुछ तुम्हारी आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी। हमने सोचा सबरीना भी चली जाएगी तो तुम्हारी आंटी अकेली रह जाएंगी। वो खुशदिली से एक नया जवाब घर रहे थे। इसने गुस्से और तासुफ की एक शदीद लहर अपने अंदर दबाकर मिमी को शाकी नज़रों से देखा तो इन्होंने नज़र चुरा ली। हालांकि इसे अच्छी तरह याद था कि इस रोज़ डैडी और मिमी का इसके एक्सीडेंट की वजह से कितना झगड़ा हुआ था और वह करीब में रहती मिमी की दोस्त आंटी आसिया से कार लेकर गई थी। ये तो खैर आपकी मोहब्बत है अंकल, आप वाकई बहुत केयरिंग ख्याल करने वाले हैं। मैं और मेरी सारी फ्रेंड्स तो सबरीना पर रश करती हैं कि इसके आप और आंटी जैसे पेरेंट्स हैं। नोनो की हद दर्जे मुतासर होने वाली इस आदत से वो खोल कर रह गई थी, जबकि डैडी ने बेसाख्ता हंसते हुए इसके सर पर हल्की सी चपत लगाई थी। ओ कमन बेटा, आप भी हमारी सबरीना जैसी हो हमारे लिए। थैंक यू अंकल। नोनो इस दर्जे मोहब्बत पर खुशी से फूले न समा रही थी। ओके बेटा, फिर मिलेंगे, फिलहाल तो मैं लेट हो रहा हूँ। इन्हें काफ़ी देर बाद टाइम गुजरने का ख्याल आया था। वो सुलग कर रह गई। ओ श्योर अंकल, मगर मैं ज़रा एक काम से आई थी। जानजेब भाई ने सबरीना को बुलवाया है। मोहतरमा कल बुखार का बहाना करके बैठ गई, बस इसे ही लेने आई थी। आपकी परमिशन हो तो ले जाऊं इसे? इसने तो बगैर कहे ही डैडी के सामने इसका मुकदमा पेश कर दिया था। वो तो शुक्र था कि डैडी ने चंद लम्हे पेशतर ही इसे मना किया था और इस वक्त से अब तक इसने नोनों से कुछ नहीं कहा था, वरना वो इसे सख्त सुस्त सुनाते। ख्वाह नोनों की गैर मौजूदगी में से ही इसकी जान ऐसी आसानी से थोड़ी बख्शी जाती। ओ हाँ हाँ, ज़रूर ले जाओ, बस जल्दी वापस आ जाना। आजकल कराची के हालात तो तुम्हें मालूम ही हैं बेटा। फिर तुम्हारी आंटी परेशान हो होकर मुझे भी हुला देती हैं। वो सारा मलबा मिमी पर गिरा गए थे। नोनो मिमी की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। फिक्र न करें अंकल, आंटी को टैकल करना आता है मुझे। ओके बेटा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। नोनो के सामने डैडी की अंगारे बरसाती जुबान शहद के चश्मे बहा रही थी। वो मुश्किल नोनो के सामने खुद को जहर खंद होने से रोक सकती, जबकि मिमी नोनो के लिए नाश्ता बनाने किचन की तरफ चल दी थी। गो कि वो भी इजाज़ दुरानी की स्किंचली बदलती फितरत से सख्त नाला थी, मगर सबीना के सामने हतल मकदूर खुद को नॉर्मल पोज करती, मबादा कहीं वो इनकी तरफ से नरमी और शय पाकर डैडी के सामने जुबान चलाने पर मजबूर ना हो जाए। और सुनाओ, तुम्हारा क्या हाल है? सुना है कल बुखार ने आने की गुस्ताखी की थी। दोनों अब इसके सामने ही कुर्सी पर डट गई थी। वो हंसकर खुद पर काबू पाते हुए अपने मुश्तैल एहसासात को ज़ेर करने की सही करने लगी। इसकी इतनी मजाल नहीं थी, बस मैंने ही सोचा कई दिन हो गए बुखार से हेलो हाय नहीं हुई, इसलिए इसे बुला लिया। मक्खन लगाकर टोस्ट का टुकड़ा काटते हुए वो शाहाना लहजे में बोल रही थी। नोनो हंसकर कहने लगी, मूड बहुत अच्छा लग रहा है, लगता है अब तबीयत बेहतर है। अब तो तबीयत बेहतर होनी थी, तुम जो आ गई हो। वो ज़ोमायनी लहजे में कहते कहते अपनी खुशगुफ्तारी का क्रेडिट इसे दे गई और सच था भी यही। नोनो कॉलर खड़ा करते हुए हंस दी। नाश्ता खुशगवार माहौल में खाने के बाद वो दोनों कमरे में आ गईं और काफ़ी देर वो दोनों ही ज़ेब भाई के घर की अच्छी सी अच्छी डेकोरेशन पर तबादला ख्याल करती रहीं। जहाँ ज़ेब खान से एजाज दुरानी की फैमिली का कोई बिलावास्ता रिश्ता या ताल्लुक़ नहीं था। अलबत्ता ताहिर भाई के हवाले से जहाँ ज़ेब बचपन से इन लोगों को जानते थे। ताहिर भाई से गहरी दोस्ती थी इनकी। यही वजह थी कि सबरीना, जो कि ताहिर से 7-8 साल छोटी थी, जहाँ ज़ेब को ताहिर भाई की तरह ही चाहती थी और समझती थी। दूसरी तरफ भी यही हाल था। जहाँ ज़ेब खान, जो कि वालदा के इंतकाल के बाद सौतेली माँ और सौतेले बहन भाइयों से नाला एक वेल ऑफ फैमिली के फ़र्द थे, बहुत जल्द मिमी की शफ़क़तों और सबरीना की सादालोही से मुतासिर हो गए। हत्ता कि शादी के बाद भी इनका ऐसा ही रवैया था और भाभी भी इनकी तरह बहुत अच्छी थीं। नोनो जहांज़ेब की कज़न थी और इससे दोस्ती भी इनके यहाँ ही आने जाने से हुई थी। नोनो के वालिद जहांज़ेब के सगे और इकलौते मामू थे, लिहाजा वो भी बकिया खान फैमिली से कटी कटी रहती थी। जहांज़ेब इसे अपनी बहन से भी बढ़कर चाहते थे और यही मोहब्बत नोनो और सबरीना के दरमियान कॉमन थी। ताहिर भी इजाज़ दुरानी के सख्त रवैये से मायूस होकर अबूज़ेबी चले गए थे।
मगर अब भी इनकी जान ज़ेब के साथ वैसी ही दोस्ती और मोहब्बत थी। इनके जाने के बाद इन्होंने सबरीना और मिमी को कभी भी इनकी कमी का एहसास होने नहीं दिया। अलबत्ता ताहिर की जुदाई इन पर अब भी शौक थी। जहांज़ेब का घर भाभी की हिदायत के पेश नज़र इसने ऐसा डेकोरेट करवाया कि सभी इसकी सलाहियतों की दाद दिए बिना ना रह सके, और वो खुशी खुशी सबसे सताइश और तौसीफ़ वसूल करती रही। नोनो मुस्तकिल इसके साथ थी, लिहाजा डैडी ने एक रोज़ गाड़ी की चाबी बगैर कहे इसके हवाले कर दी। ख्याल से इस्तेमाल करना, अब दोबारा एक्सीडेंट अफोर्ड नहीं कर सकेगी ये। इनकी बज़ाहिर सरसरी सी तनबीह में इनकी सख्त ताकीद छुपी हुई थी। नोनो मौजूद न होती तो वो शायद इन्हें चाबी वापस कर देती, मगर मिमी ने भी इसे तन तेवरों से खड़ा देखकर इशारा किया तो इसने लेने में ही मसला समझी। इसका डिप्लोमा मुकम्मल हो चुका था, लिहाजा सर्टिफिकेट की तकरीब में ही इसे एक दो जॉब्स ऑफर हो गईं। नोनो खुशी से बेकाबू इससे लिपट गई। हाउ लकी सबरीना, मुझे मालूम होता कि रंगों और ब्रश के खेल में वक्त ज़ाया करने की भी इतनी अहमियत होती है तो मैं भी तुम्हारे साथ दाखिला ले लेती। खैर, अब इतना आसान काम भी नहीं है, इसके लिए सलाहियतों का होना ज़रूरी है। ये इदारे तो सिर्फ आपकी तख्लीकी सोच को पॉलिश करते हैं, बुनियादी काम तो इंसान के टैलेंट का होता है। और मेरा ख्याल है कि आप यानी मिस नवीरा इब्रार उर्फ नोनो के पास ऐसी कोई खूबी नहीं। इसने झट इसे सुना दिया था। नोनो महज मुस्कुराती रही। कन्वेकेशन में मुख्तलिफ इदारों के ऐसे लोग भी आए हुए थे जिन्होंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक कई लोगों को वहीं जॉब के लिए बुलवा लिया। पता नहीं कहाँ से और क्यों जहांज़ेब भाई के दोस्त निसार साहब भी वहाँ चले आए थे। इसे देखा तो फ़ौरन मुस्कुराहट से चेहरे को आरास्ता किए इसके रास्ते में आ गए। दोबारा वही ऑफ़र थी। इसका गुस्सा ऊद कर आया। ये जहांज़ेब भाई का घर तो था नहीं कि मुरवत बरतती। साफ साफ लफ्ज़ों में मोहतरम की तबीयत साफ कर डाली। देखिए मिस्टर, मुझे आपके साथ काम नहीं करना, और ना ही मैं फ़िलहाल जॉब में इंटरेस्टेड हूँ, सो प्लीज़ आइंदा मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। नोनो को घसीटती वो दूसरी तरफ चली आई थी, जबकि निसार साहब कितने ही लम्हे हैरत से इसकी तरफ देखते रहे थे। आखिर को उनकी पर्सनैलिटी थी, एक रख रखाव था। इसे क्या हक था कि इस तरह भरी महफिल में बदतहजीबी का मुजाहरा कर जाए। क्या करती हो सबरीना, ख्वामखा एक भले मानस आदमी की जिल्लत कर डाली। हद होती है, तुम इतनी तल्ख भी हो सकती हो, मैं अंदाज़ा नहीं कर सकती थी। नोनो कोने में आते ही बरस पड़ी थी। तो ठीक है, आप कर लो अंदाज़ा, और याद रखना आइंदा कभी ये शख्स मेरे सामने आया तो मैं इसका सर तोड़ दूंगी। इडियट, नॉनसेंस। वो गुस्से से जल्दी बुनती बाहर निकल आई तो नोनो को भी इसके साथ आना पड़ा। कहने को तो इसने कह दिया था कि वो जॉब में दिलचस्पी नहीं रखती, मगर ऐसा था नहीं। कुछ ऑफर्स इसे अच्छी लगी तो वो जाकर इंटरव्यू भी दे आई, मगर कहीं भी दिल राज़ी नहीं था। ओफ़ो, मगर अब इस जगह क्या मसला है? माहौल अच्छा है, सैलरी भी माकूल है, और फिर तुम्हारी शर्त के मुताबिक काम में तख्लीकी मौके, क्रिएटिविटी भी बहुत है। नोनो इसके 7वीं ऑफ़र पर भी नाक मुँह चढ़ाने पर चिढ़ गई थी। बस मुझे यहाँ का एमडी समझ में नहीं आया। अजीब, ज़रूरत से ज़्यादा खुश अखलाक और मौसिब बंदा है। आप जनाब लीजिए, फरमाइए। वो इसकी नकल उतारते हुए तनफुर से बोली तो नोनो ने सर पीट लिया। ये तो अच्छाई है इस बंदे की, प्लस पॉइंट है इस जॉब का, मगर तुम्हारा सर तो लगता है दिमाग से बिल्कुल खाली है। अरे खुदा की बंदी, अब वो शख्स तुमसे आप जनाब नहीं करता तो क्या तू तड़ाक पर उतर आता? क्या पता वो अंदर से ऐसा ही हो, बज़ाहिर ऐसा पॉलिश्ड और सिविलाइज्ड नज़र आने की कोशिश करता हो। वो बेध्यानी में लिट को उंगली पर लपेटते हुए पुरसोच लहजे में बोली तो नोनो को गुस्सा आने लगा। डपट कर बोली, तुम्हें इससे क्या? तुम्हें शादी करनी है इससे जो इसके ज़ाहिर बातिन का तज्जिया करने बैठ गई? आम खाओ बेटा आम। छाबड़ी वाले की बायोग्राफी पर रिसर्च करने की ठान ली तो आम का जायका भी कड़वा लगने लगेगा। गोया तुम्हारा ख्याल है कि महज सैलरी और काम देखकर हाँ कर दूं, ख्वाह एमडी कितना ही अयार और चालाक क्यों ना हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसने झल्लाकर हतमी फैसला सुना दिया तो नोनो ने इसे समझाने का इरादा तर्क करते हुए पानी का गिलास लबों से लगा लिया। इस बेतुकी लड़की की बातों पे आया गुस्सा इसी तरह कम किया जा सकता था। इस रोज़ वो मिमी को लेकर करीबी क्लिनिक गई। इनका बीपी चेक कराना था। ताहिर भाई के जाने के बाद से अक्सर इन्हें बीपी की शिकायत रहने लगी थी। इसे तो हैरानी होती थी कि इतनी ताख़ीर क्यों हुई। इस बीमारी को तो डैडी की वजह से बहुत पहले लग जाना चाहिए था। रास्ते भर वो मिमी से यही कहती सुनती आई। डॉक्टर की वही हस्बे मामूल हिदायत थी कि दवाओं न लें और दवाएं वक्त पर खाएं। वापसी पर वो इन्हें नोनो की तरफ ले आई ताकि कुछ दिल बहल जाए। नोनो की अम्मी से अच्छी अलेख सलेख थी इनकी। वहीं इसे नोनो के ज़रिए मालूम हुआ कि जहांज़ेब भाई के घर खुशखबरी आ गई है। हुर्रे, वाकई कब हुआ ये? इसकी खुशी दीदी थी। नोनो हंस पड़ी। कल फ़ोन आया था भाभी का, हम तो मिठाई भी दे आए, बल्कि 3-4 नाम तो मैंने एडवांस में बता दिए थे इन्हें। नोनो मज़े लेकर बता रही थी। भाभी तो बेचारी खूब शर्मा रही थी, मगर ज़ेब भाई की ज़ुबान खूब चल रही थी। दोनों बेहद खुश थे। पूरे 2 साल बाद खुशी मिली है इन्हें।
वो तो है। उफ, मुझे तो सोच कर ही गुदगुदी सी हो रही है। एक नन्हा सा गुलगुतना सा बच्चा होगा भाभी की गोद में। सच कितनी मुकम्मल और खूबसूरत फैमिली लगेगी ना इनकी। इसकी आंखें चमक रही थीं। नोनो सर हिलाती रही। चलो फ़ोन करके मुबारकबाद दे दो। नहीं, मैं तो जाकर सरप्राइज़ दूंगी। वैसे भी इन्होंने मुझे बताया नहीं, इसका भी तावान लेना है इनसे। वो दिल ही दिल में प्रोग्राम बनाते हुए बोली तो नोनो मुतफिक हो गई। बुके और केक लेकर वो जिस वक्त जेब लॉज पहुंची, शाम का रंग जमा हुआ था। खुन खुन हवा में झूमता बॉटल ब्रश का सुर्ख फूलों वाला दरख्त इसके अंदर की सारी कसाफत अपने अंदर जज्ब कर गया। वो चौकीदार को खामोशी का इशारा करती अंदर आई तो वो दोनों लॉन में ही बैठे हुए नजर आ गए। बाढ़ के इस तरफ खड़ी वो उनकी आवाज़ें बखूबी सुन रही थी। कल दोपहर को आप जल्दी आ जाइएगा, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है और अम्मी की तरफ भी जाना है। इनका ख्याल है मैं कुछ रोज़ इनके साथ रह लूँ। यहाँ अकेले मेरा दिल घबराने लगता है। शुरू की 2 फरमाइशें तो मुझे दिलो जान से कबूल हैं, मगर ये मैके जाने वाली स्टोरी बहुत बोर है। प्लीज़ ऐसा मत करना। इनका अंदाज़ ऐसा था कि वो दोनों ही हँस पड़े और बाढ़ के इस तरफ खड़ी वो एकदम मिमी की ज़िंदगी के अलमिया पर उदास सी हो गई। एक से रिश्ते थे, मिमी और डैडी के दरमियान भी वही नाता था जो कि जांज़ेब और अर्शिया के माबीन, मगर किस कदर फ़र्क था। मिमी ने आज तक सकून का, इज़्ज़त का लम्हा नहीं देखा था और यहाँ अर्शिया भाभी अज़दवाजी ज़िंदगी की इस अज़ियत से ही नावाकिफ़ थीं, जो मिमी जैसी न जाने कितनी औरतों की ज़िंदगी का रोग बन चुकी थी। ना मिमी डैडी की नापसंदीदा थी और ना जांज़ेब भाई ने लव मैरिज की थी। दोनों ने ही बड़ों की पसंद पर सर झुकाया था, मगर फिर भी नताइज किस कदर मुतज़ाद थे। मिमी तो अर्शिया भाभी से ज़्यादा बासलाहियत, खुशगिफ्तार, साबिर और घरेलू अमूर में माहिर थीं, मगर डैडी की जाने कौन सी हिस्स थी जो इन्हें दुख देकर तस्कीन पाती थी। अजीब निरंगियां हैं तकदीर की भी। इसने गहरी सांस भरकर खुद को नॉर्मल किया और अफसरदगी के बादलों को चेहरे से हटाते हुए शगुफ्तगी से मुस्कुराई। अचानक ऊंचे वॉल्यूम से बोलती इन दोनों के अकब से निकलकर इन्हें चौंका गई। मुबारक हो आप दोनों को, बेहद मुबारक। अरे सबरीना तुम, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। अर्शिया कदरे माजूब सी होकर खुशदिली से इसकी तरफ बढ़ी थी। बस रहने दीजिए, ये आपकी दूर दूर की मोहब्बत, मुझे फ़ोन तक करके ना बताया। वो इशारे से जानजेब को सलाम करके शौकी लहजे में बोलती ठंडी घास पर धरना मारकर बैठ गई। तो वो मुस्कुराकर अर्शिया की तरफ देखने लगे। अच्छा चलो अब दिल साफ करो, गलती हो गई, अगली बार तुम्हें सबसे पहले फ़ोन करेंगे। जानजेब हंसते हुए मामला निपटाने को बोले तो अर्शिया इन्हें घूरते हुए गुलाबी सी हो गई और वो उनकी कैफियत पर महसूस होते हुए हंस दी। और सुनाओ तुम्हारी जॉब का क्या बना, कहीं मिली? भाभी चाय का कहने अंदर गई तो जानजेब ने पूछा। मिली तो थी मगर मेरी समझ में नहीं आई, इसने साफ गोई से कहा। फिर भी कुछ तो कहो, डिमांड क्या है तुम्हारी? जानजेब पूछ रहे थे। सैलरी के मामले में मुझे कुछ डिमांड नहीं करनी, बस असल मसला यह है कि मेरी समझ में माहौल नहीं आता। किस पर ट्रस्ट करूं, किस पर ना करूं, ये सवाल बेहद मुश्किल है। इसने गोलमोल से अंदाज में लापरवाही से कहा तो जानजेब एक लम्हे को सोच में पड़ गए। ठीक है, फिर ऐसा करो कि मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छी पब्लिशिंग कंपनी है इसकी। इसके यहाँ कंप्यूटर ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत है, कर सकोगी काम? वो पूछ रहे थे, वो तो कहकर फंस गई थी। जानजेब भाई ने यकीनन भरोसे का आदमी सोचकर ही कहा होगा। कहे तो क्या कहे, वो मखमसे में जान फंसी थी, क्योंकि यहाँ बिला जवाज़ इनकार करना आसान भी ना था। माहौल का कहकर वो खुद को पाबंद कर चुकी थी। जी कुछ काम किया है मैंने इस पर भी, मगर मेरा इंटरेस्ट मैनुअल में है, इसने मरी मरी आवाज़ में कहा, मगर साथ ही एक तरह से इनकार की पेशबंदी भी कर डाली। कोई बात नहीं, वो मैनेज कर लेगा। फर्म और माहौल दोनों बेस्ट हैं। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है शबीब इर्तिज़ा, नाम तो सुना होगा तुमने, बहुत मशहूर कंपनी है इसकी। तुम जाकर मिलो इससे, मैं गारंटी देता हूँ बात कर लूँगा इससे। ओके, आप मुझे कल फ़ोन पर टाइम और जगह बता दीजिएगा, मैं चली जाऊँगी। मरती क्या ना करती के मिज़दाक इसने हामी भर ली और भाभी के साथ अंदर आ गई। अब ज़रूर जाना बेटा, बहुत थकाया है तुमने नोनों को। बेचारी ने कितनी अच्छी जॉब्स तलाश की तुम्हारे लिए, इसी ने मुझसे कहा था कि ज़बरदस्ती तुम्हें जॉब दिलवाऊँ। भाभी हंसते हुए बता रही थीं और वो इन्हें मसनूई खफगी से घूरते हुए ये सोच कर के जहाँ ज़ेब भाई इनकी बात की कितनी लाज रखते हैं, दिल ही दिल में मिमी का और इनका मुज़ाहरा कर रही थी। और इस तकाबल में जहाँ ज़ेब भाई इसे बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठे नजर आ रहे थे और डैडी, वो तो ढूंढे से करीब बाजार में कहीं दिखाई न दे रहे थे। आप बहुत लकी हैं भाभी के जहाँ ज़ेब भाई आपकी इतनी बात जानते हैं, बेख्तियार ही बड़ी हसरत से कह गई थी। बस रहने दो, अब इतने अच्छे भी नहीं वो, एक अदा से मुस्कुराई। आपको क्या मालूम भाभी कि वो कितने अच्छे हैं। खुदा न ख्वास्ता अगर ज़िंदगी का दूसरा रुख मालूम हो जाए तो शायद आप इनके पाँव धो धो कर पिएं। गहरी सांस भरकर सोचते हुए वो वापसी के लिए जल्दी मचाने लगी।
यहाँ आकर इसके सारे टांके खुलने लगते, सालों के सिले जख्म उधड़ने लगते। अब इसको जाना था कि मिमी ने आना जाना क्यों छोड़ रखा है। शायद वो भी अपनी महरूमियों को सीने से लगाए बगैर पछताए ज़िंदगी गुजार देना चाहती हैं, जो कि खुशहाल लोगों के घरों में जाकर बड़ी शिद्दत से आंच देने लगते। कितना मुश्किल होता है ऐसे दोराहे पर ख़ुद को हसद और एहसास कमतरी से बचाना। मिमी के ख़्याल ने इसे ज़्यादा देर वहाँ बैठने न दिया और वो इनकी तरफ से दोनों को ढेर सारी मुबारकबाद देकर घर चली आईं। यूं भी डैडी के लौटने का वक्त होने वाला था। तो आप हैं मिस सबरीना एजाज। सामने पड़ी फाइल में लगे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद शबीब इर्तज़ा जिस वक्त इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ, वह सामने दीवार पर लगी पेंटिंग की 10-12 गलतियां निकाल चुकी थी। जी, इस बेतुके सवाल का और कोई जवाब था भी नहीं। जहां ज़ेब ने आपके मुतालिक बताया था, डॉक्यूमेंट्स भी गवाह हैं कि आप एक अच्छी और काबिल लड़की हैं, मगर मैं कहे सुने पर एतबार करने वाला बंदा नहीं हूँ। उम्मीद है कि आपका प्रैक्टिकल वर्क, अमली काम भी मुझे इतना ही इंस्पायर कर सकेगा। कदरे रूखे और प्रोफेशनल लहजे में बोलता शबीब गालबन भूल चुका था कि सामने एक लड़की बैठी है जिसके साथ खुशगिफ्तारी रखना मैनर्स में शामिल है। गो के जुमले के इख्तिताम पर वो कदरे मुस्कुराया था, मगर इसका दौरानिया इस कदर कम था कि अगले सेकंड में वो बिल्कुल संजीदा हो चुका था। आई विल ट्राई सर, मैं कोशिश करूंगी। वो पहली बार किसी इंटरव्यू में खुलकर मुस्कुराई थी और इस मुस्कुराहट के पेश नज़र सिर्फ एक चीज़ थी कि और वो ये कि शबीब इर्तज़ा के अखलाक इसे बेहद पसंद आया था। तो ठीक है, आप चाहें तो कल से आ जाएं या फिर अभी मिस सूफिया आपको काम समझा देंगी, मगर एक बात मैं अभी क्लियर कर दूं, फिलहाल आपको हम ट्रायल पर रख रहे हैं, परमानेंट काम देखने के बाद ही करेंगे। ओके। वो बहुत ही खरा किस्म का बंदा लगा था इसे। वो खुशी से मुस्कुराकर उठ गई। ओके सर, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। तो ठीक है, आप बैठिए, मैं मिस सोफिया से आपको मिलवा देता हूँ। वो यहाँ की आपके सेक्शन की इंचार्ज हैं, आपको गाइड कर देंगी और अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकती हैं। यहाँ का माहौल फ्रेंडली है मगर एक हद तक। इंटरकॉम पर सोफिया को बुलवाने के बाद वो इससे कह रहा था और वह सर हिलाते हुए काम की मुतवक्का नोयत जानने की कोशिश करने लगी, जिसका चंद लम्हों बाद अंदाज़ा हो ही गया। मुख्तलिफ मैगजीन्स और किताबों के लिए टाइटल बनाने के अलावा मुख्तलिफ चीज़ों के लिए स्केचेस भी बनाने थे। गो के वाटर पेंट का इस्तेमाल यहाँ कम ही था, मगर वो दिल से राज़ी हो गई थी। शुक्र है अल्लाह का, तुम कहीं तो टिकी। सच मैं तो समझी थी कि इस बार भी 4 हर्फ भेजकर बैठ जाओगी। नोनो ने इसके अपॉइंट होने का सुनकर जैसे शुक्राना अदा किया था। वो इसके पास ही किचन में मौजूद थी, हंसने लगी। बस यार बस, समझो मेरे मतलब का माहौल मिल गया है। मतलब का माहौल या मतलब का बंदा? नोनो को शोखी सूझ रही थी। यही समझ लो, इसने साफगोई से कहा। तौबा है, जॉब के लिए इतनी शराइत थी तो शादी के लिए जाने क्या क्या फरमाइशें होंगी तुम्हारी। लगता है बंदा ऑर्डर पर बनवाना पड़ेगा। नोनो ने कज़न इसे छेड़ा था, मगर इसका मूड बहुत अच्छा था। सिवाय इसी शर्त के और कुछ नहीं होगा, यानी कि मोहतरम इतने ही खुदरे और खुश्क मिजाज हों जैसे कि ये शबीब इर्तज़ा साहब हैं। नोनो ने हैरत और खफगी से आंखें निकाली। लगभग वो शरारत से कहकर हंस पड़ी। वैसे तुम्हें कैसे पता कि मेरे एमडी का नाम शबीब इर्तज़ा है? मैंने कब बताया तुम्हें? इसे फ़ौरन ही ख्याल आया था। तुम्हें बताने की ज़रूरत थी भी नहीं, मैं बहुत अरसे से जानती हूँ इन्हें। जानज़ेब भाई जब फूफा जान की दूसरी शादी के बाद हमारे पास रहने लगे थे, जब शबीब भाई अक्सर आते थे हमारे यहाँ। ताहिर भाई के बाद दोस्ती हुई है इनकी, इसलिए जितना करीब ताहिर भाई हैं इतने शबीब भाई नहीं, मगर दोस्ती फिर भी अच्छी है। नोनो ने झट तफसीलन बताया तो वो किसी नतीजे पर पहुँच शौक हो गई। लगता है मौसूफ ने घास नहीं डाली, जब ही इतने खुश्क और खुदरा कह रही थी। बको मत, पूरे 7-8 साल बड़े होंगे मुझसे। आइडियल डिफरेंस है एज का। इसे नोनो को जज करने में मज़ा आ रहा था। दिमाग चल गया है तुम्हारा तो। मैं कोई पागल नहीं तुम्हारी तरह के इस तुर्श और तीखे मिजाज वाले बंदे से कोई तवक्का रखती। नोनो ने ज़रा तामल न किया। इसे साफ साफ सुना डाली। तुम्हारी तरह उल्टी खोपड़ी नहीं मेरी। पूरी दुनिया खुश अखलाकी पर मरती है और तुम्हें पसंद आते हैं कड़वे करेले। जबकि अंकल का मिजाज कितना अच्छा है। ये तुम्हारे डैडी तो तुम्हारे आइडियल होने चाहिए थे। नोनो को हैरत थी इसकी सोच पर। वो एक बार फिर घसीट कर बात डैडी तक ले आई थी। सबरीना का रुआं रुआं जैसे झुलस गया। जब्त के कड़वे घूंट पीकर इसने बमुश्किल खुद को तल्ख होने से रोका। भाई मैंने सुना है कि ऐसे मिजाज वाले बड़े साफ दिल और आला ज़र्फ होते हैं। खाक होते हैं। पागल हो तुम तो। सुनी सुनाई पर कब से ध्यान देना शुरू कर दिया है तुमने? जब से अक्ल ने साथ दिया है। वो अभी लावालिपन से कह रही थी। अक्ल पास है तुम्हारे? नोनो की हैरत बड़ी मासूम थी। हाँ, तुम्हारी तरह लॉकअप में रख कर भूल नहीं गई हूँ मैं। जवाब तैयार था। मेरी समझ से तो बालातर हो तुम। नोनो जच हो गई। हाँ, कुछ न समझे खुदा करे कोई। वो एक बार फिर हंसी हंसी में बात उड़ा गई थी। नोनो इस बार भी कुछ ना अखज़ कर सकी और इसे किचन से निकलता देखती रह गई। अजीब गुंजलिक सी थी सबरीना एजाज भी। सालों की दोस्ती के बावजूद वो आज तक इसको समझ नहीं सकी थी। जब समझने की कोशिश करती उलझ जाती।
पागल है वो तो, कहकर खुद को कहीं और मसरूफ़ कर लेती। ऑफिस ज्वाइन करते ही वक्त कितनी तेज़ी से गुजरने लगा। शुरू में इसे कुछ वक्त सीखने में लगा और फिर धीरे धीरे वो काम के साथ एडजस्ट होती चली गई। शबीब इर्तज़ा का खुरदरा मिजाज अब भी बिल्कुल वैसा ही था। इसे फासले से मिलने की आदत थी। बिला वजह बेतकल्लुफ़ होना इसे सख्त नापसंद था। बल्कि कभी कभी तो वो इस कदर अनजान बन जाता था कि वो हैरान रह जाती। काम के अलावा इसे अपने वर्कर की किसी चीज़ से दिलचस्पी ना थी। ख्वाह मुज़क्कर हो या मुअन्नस, इसके नज़दीक सब बराबर थे। वो ख़वातीन वर्कर्स के साथ भी इतनी ही सख्ती से पेश आता जैसे कि मर्द हज़रात के साथ बर्ताव रखता था। लड़कियां चूँकि एजाज़ी रवैये की आदी और उम्मीद रखती थीं, लिहाजा बहुत कम लड़कियां यहाँ टिकती थीं। इसके सामने ही 2 महीनों में 3 लड़कियां और जा चुकी थीं, जबकि वो इस दिलजुमई और तनदही से अपने काम में मगन थी। दिन में कई बार इसे शबीब इर्तज़ा का सख्त लहजा सुनने को मिलता, मगर इसके माथे पर एक शकन न पड़ती। कभी से सबरीना के कलर सेंस से इख्तलाफ होता तो कभी किसी टाइटल की थीम समझ में ना आती। इस वक्त भी इसे एक शायरी मजमूए का टाइटल कुछ खास पसंद नहीं आया था। देखिए सबरीना, आप इस किताब की रूह को समझने की कोशिश करें और फिर टाइटल बनाइए, नहीं तो शायर का नफ्स मजमून कभी वाज़ेह ना हो सकेगा। वो इसे समझा रहा था। मगर सर, जिस किताब का नफ्स मजमून इसके टाइटल से ही समझ में आ जाए, इसे पढ़ने में 50% दिलचस्पी कम हो जाती है। टाइटल तो ऐसा गंभीर और सोचने पर मजबूर कर देने वाला हो कि कारी बेताबी से अंदर के सफ़ात की तरफ खींचता चला जाए। इस तरह तो किताब बिकेगी। वो दूसरों के मुकाबले में हमेशा एतमाद से बोलती थी, लहजे में सामने वाले के लिए इज़्ज़त और एहतराम के साथ अपनी सोच की पुख्तगी का यकीन इसकी गिरफ्तार को बहुत खूबसूरत और इसकी शख्सियत को पुरकशिश बनाता था। इस वक्त भी कलम का सिरा होंठों में दबाते हुए वो जिस जोश और मदल लहजे में बोली, शबीब इर्तज़ा ने बेसाख्ता नज़र उठाकर इसे देखा था। टाइटल का मकसद सिर्फ और सिर्फ कारी को किताब हाथ में लेने पर मजबूर कर देना होता है, नफ्स मजमून समझाना नहीं। ये काम अंदर का मीटर खुद कर देता है, वो भी लोगों की जहनी सतह के मुताबिक। मेज़ पर दोनों हाथ रख कर झुकते हुए वो सामने पड़े स्केच को तनकीदी नज़रों से देखते हुए बोली, तो शबीब इर्तज़ा इसके चेहरे को दिलचस्पी से देखने पर मजबूर हो गया। इसका चेहरा इसे इस वक्त एक ऐसे टाइटल की मानद लग रहा था जो इन्हें अंदर का नफ्स मजमून पढ़ने की दावत दे रहा था। ओके, आप इसे यहाँ छोड़ जाइए मिस एजाज, मैं इसे एक बार फिर देख लूँगा। वह यकदम खुद में वापस आते हुए कदरे ढीले लहजे में बोला था, देख लीजिए सर, आप जितनी बार भी इसे देखेंगे नतीजा वही बरामद होगा। ये टाइटल आपको तजस्सुस में मुब्तला कर देगा। हल्के से मुस्कुराते हुए वो कुछ इस यकीन से बोली कि शबीब इर्तज़ा ने इसकी तरफ बगौर देखते हुए गहरी सांस खींचकर रिवॉल्विंग चेयर की पुश से सर टिका लिया, जबकि वो मुतमईन सी बाहर निकल गई थी। डैडी तो हस्बे मामूल अपनी सरगर्मियों में मसरूफ़ थे। वो भी जॉब मिल जाने के बाद से इतनी मगन हुई कि मिमी को अकेलेपन का एहसास सताने लगा। मगर उन्होंने कज़न इसे डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि अब वो घर में भी फारिग नहीं बैठती थी। आम तौर से कुछ न कुछ काम करती रहती और नहीं तो किताब पढ़ने का फरीज़ा ही अंजाम देती रहती। इस तरह फारिग रहकर डैडी की नाइंसाफ़ियों पर कुड़ने की फुर्सत नहीं मिलती थी। मिमी मुतमईन थी कि वो मसरूफ़ है और खुश है। अलबत्ता जब भी थोड़ा बहुत वक्त मिलता, वो मिमी को रोज़ की तफसील सुनाती, इधर उधर साथ ले जाती, ताकि वो भी खुद को मुंजमद महसूस न करें। इन्होंने इसे कभी भी इतना मुतमईन और मुनहमिक नहीं देखा था जैसे कि वो अब नज़र आती, बल्कि कभी कभार तो डैडी की तल्ख गिरफ्तारियाँ भी नज़रअंदाज कर जाती। इसके रवैये में कुछ तब्दीली आई तो मिमी ने मुतमईन होकर कुछ मेहमानों को घर बुलवा लिया। वो लोग भी जैसे तैयार थे फ़ौरन राज़ी हो गए। चुनांचा इन्होंने शाम को इसे फारिग देखकर बात छेड़ दी। प्लीज़ मिमी, मैंने कहा है ना आपसे, अभी मैं इस मौजू पर सोचना भी नहीं चाहती। वो सुनते ही हत्थे से उखड़ गई थी। कदरे बेजारी से फ़ौरन इन्हें टोक दिया, मगर क्यों बेटा, एक ना एक दिन तो सब लड़कियों को शादी करके जाना ही होता है। मिमी ने मोहब्बत से इसके बालों में उंगलियां फेरी, और फिर आपकी तरह खानवा बर्बाद भी होना होता है। वो बरजस्ता दुख से बोली थी, नहीं सबरीना, साहब के साथ ऐसा नहीं होता। क्या तुम्हारे इर्द गिर्द खुशहाल और खुशखरम जोड़े नहीं रहते? वो भी तो मसरूर और मगन हैं, लोग इनकी मिसालें देते हैं। वो इसे समझाने पर कमर बस्ता थी। आखिर कब तक वो यूं बच्चों की तरह जिद करती रहेगी? लोग तो डैडी और आपकी जोड़ी की भी मिसालें देते हैं, इनकी तो रहने दें आप। कब्र का हाल सिर्फ मुर्दा जानता है। मुझे अपनी बकिया ज़िंदगी भी इसी अजियत में नहीं गुजारनी। वो हतमी लहजे में बोलती उठ गई तो मिमी फिर किसी अच्छे मौके के इंतज़ार में खामोश हो गई। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, वो अपने काम में मचती जा रही थी, इसीलिए एतमाद भी बढ़ रहा था। शबीब इर्तज़ा अब इस पर और ज़्यादा भरोसा करने लगा था। इन्हीं दिनों एक किताब के टाइटल पर इसे बहुत ज़्यादा दाद और तौसीफ़ मिली। इसका काम बहुत ज़्यादा सराहा गया था, लिहाजा इस रोज़ इसने खुश होकर अपनी चंद अच्छी कुलीग्स को टी पार्टी दे दी। नोनों को बतौर ख़ास बुलाया था। लंच आवर
में सब इकट्ठी कैंटीन में चली आई थीं। ऑफिस की बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पर कैंटीन बनी हुई थी, जहां सब आते थे। माहौल खुशगवार था और वो बेहद खुश थी, क्योंकि आज पहली बार शबीब इर्तिज़ा ने इसको 27 से नवाजा था। लगता है कुछ ज़्यादा ही खुश हो। नोनो ने तन्हाई पाते ही इसे बगौर देखते हुए बड़ी फिक्र से इस्तफसार किया, तो वो जो सबसे आखिरी टेबल पर बैठे शबीब को किसी से इंतहाई संजीदगी से बात करता देख रही थी, ज़रा सा चौंक कर इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। हाँ बहुत पता है, शबीब इर्तिज़ा ने आज पहली बार मेरे काम को सराहा है। सच मैं तो उम्मीद ही छोड़ बैठी थी कि कभी मौसूफ को मेरा काम पसंद आएगा। वो जोश और मुसर्रत से भरपूर लहजे में बोली थी। लगता है कि जल्द ही काम के बाद चेहरे का नंबर भी आ जाएगा। वो बड़बड़ाई, मगर सबरीना ने सुन लिया था। आओ देखा ना ताओ, अपना हैंडबैग इसे खींच मारा। नोनो अरे अरे करती रह गई, मगर इसने सुनकर न दी। वो बुरी तरह खिसियाई थी। इसी असना में शबीब इर्तिज़ा इनकी तरफ आ गया था। मिस एजाज, आप तो एक अच्छी फाइटर भी हैं। बड़ी देर से खुली आपकी ये सिर्फ। बाय द वे, और क्या क्या गुण हैं आप में? वो सर पर खड़ा कह रहा था। वो दोनों ठिठक सी गईं। सबरीना का खिफ से बुरा हाल था। जवाब दो, नोनो ने मायने खेजी से आंखों को जनबश देते हुए सरगोशी में कहा, तो वो खुशमगी नज़रों से घूर कर इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। इनफैक्ट सर, नोनो से मेरी बचपन की दोस्ती है, इसलिए हमारे लड़ने का अंदाज भी वही बचपन वाला है। वो खजल खजल सी कहती अच्छी लग रही थी। और अगर दोस्ती बड़े होकर हो तो फिर किस तरह लड़ती हैं आप? वो बड़ी दिलचस्पी से पूछता संजीदा चेहरा बनाकर इनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया था। वो कुछ हैरान सी रह गई, जबकि नोनो की हंसी छूट गई थी। इतनी बेतकल्लफ़ी और इतना तवील जुमला, क्या वाकई ये शबीब इर्तिज़ा है? एनीवे मिस सबरीना, मुझे आर्ट गैलरी के चीफ ऑर्गेनाइज़र साहब ने फ़ोन किया था। इन्हें भी आपका काम अच्छा लगा है। इन्होंने ऑफ़र की है, आप चाहें तो अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन करवा सकती हैं। वो फिर अपने खोल में सिमटते हुए बोला, तो वह हैरत से निकलकर मुसर्रत की वादियों में पहुंच गई। ओह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुबारक हो। नोनो ने सबसे पहले इसका हाथ गर्मजोशी से थाम कर मुबारकबाद दी थी। फिर सभी आहिस्ता आहिस्ता इसके गिर्द जमा हो गए थे। वो खुशदिली से हंसती मुस्कुराती सबकी दाद वसूल करती रही, और इस दौरान शबीब इर्तिज़ा कैंटीन से चला गया। इसने इधर उधर नज़र दौड़ाई, जो कि थक कर वापस लौट आई थी। इसे तासुफ हुआ कि वो इसका शुक्रिया भी अदा न कर सकी, मगर क्या करती, इस वक्त इसे हैरत और मुसर्रत ने किंग कर दिया था। वैसे इसमें शबीब इर्तिज़ा का भी कमाल है। अगर वो मुझे सही गाइड न करते तो मैं कभी भी इतना अच्छा काम न कर सकती थी। नोनो को वापस ड्रॉप करने के लिए जब वो कार में आकर बैठी तो बोली थी। नोनो महज मैनी-खेज़ी से कंगाल कर रह गई, तो वो इसे घूरने लगी। देखा लड़की, मैं तो पहले ही कहती थी कि दाल में कुछ काला है। अब बोलो क्या ख्याल है? मानती हो ना कि ज़ीरक हूँ मैं? जब से अर्शिया भाभी ने बताया था कि शबीब इर्तिज़ा अक्सर जहांज़ेब से इसका ज़िक्र करता है, और गुमान गालिब है कि वह इसमें दिलचस्पी लेने लगा है। नोनो ने इसका रिकॉर्ड लगा रखा था। बको मत, तुम्हें तो हर वक्त अपनी ही सूझती है। वो वाकई अब तक शदीद इस्तेजाब में घिरी हुई थी। कदरे ज़च होकर बोली, क्या वाकई भाभी आपको यकीन है कि यही बात है? बेयकीनी अरूज पर थी। जाहिर है वो जो कहते हैं ना कि जिसकी फ़िक्र इसका ज़िक्र। अर्शिया खुद महसूस हो रही थी। नोनो का साथ देते हुए इसे छेड़ने लगी, मगर शबीब इर्तिज़ा इस तरह के बंदे लगते तो नहीं। वो अब तक यकीन और बेयकीनी से ही निकल नहीं सकी थी कि खुशी या कोई और एहसास इसे छूता। क्या मतलब इस तरह के? नोनो ने फ़ौरन आंखें निकाली। क्या इनकी दो आंखें नहीं, इनकी बसारत सलामत नहीं, या इनके सीने में दिल नहीं, या दिल में जज्बे नहीं? माय डियर, वो जो कहते हैं ना कि दिल आया गदी पर तो परी क्या चीज़ है। तो मुमकिन है तुम्हारे मामले में यही मिसल सादिक आ गई हो। प्लीज़ नोनो, मैं सख्त अपसेट फ़ील कर रही हूँ। मुझसे मजाक मत करो। वो झिल्ला गई। मजाक तो मेरी जान मोहतरम शबीब इर्तिज़ा कर गए हैं आपके दिल के साथ। नोनो से छेड़कर इसके तीखे तेवर देखते हुए भाग गई, तो वो बेबसी से भाभी की तरफ मुड़ी। ये सब क्या है भाभी? हकीकत। वो भी संजीदगी से बोली, तो इसे यकीन करना ही पड़ा। और फिर गुजरते दिनों में खुद इसे भी एहसास होने लगा कि शबीब इर्तिज़ा की नज़रें अब कोई और ही उन्माद सजा बैठी हैं। मगर इसका अंदाज इतना मुहतात और लिया दिया सा था कि वो वजूद नाकबारी महसूस करने के कोई रद्द-ए-अमल न दे सकी। गो कि इसे शबीब के रवैये से कोई शिकायत या परेशानी नहीं थी, मगर अब इसका जॉब में जैसे दिल नहीं लगता था। मिमी ने इसका रवैया महसूस किया था, मगर कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि जहांज़ेब ने ढके छुपे अंदाज में इनसे शबीब इर्तिज़ा का तस्करा कर दिया था। इसे मिमी से हर बात शेयर करने की आदत थी, और जॉब से वापसी पर तकरीबन रोज़ाना ही वो इनको ऑफिस के एक एक शख्स के बारे में बताती थी। ऐसे में शबीब का तस्करा करते हुए इसके लहजे में तहसीन और मरूबियत होती थी। मिमी ने ज़माने के सर्दो गर्म देखे थे। इतना अंदाज़ा हो गया था कि सबरीना एजाज, जो किसी मर्द से कभी मुतासर नहीं हुई थी, जिसे अपने डैडी जैसे लोगों से नफरत की हद तक चिढ़ थी, इसका किसी शख्स के बारे में इतने एहतराम से बात करना यकीनन इसकी पसंदीदगी की सिंध थी। ताहम शादी के मामले में वो अब भी अपनी इस असूली खुदसरी पर डटी हुई थी, मगर इन्हें उम्मीद थी कि जब वो शबीब से इतनी मुतासिर है तो शायद रिश्ते के लिए इनकार ना करे। फिर जहाँ ज़ेब और अर्शिया का भी सहारा था कि वो इसे समझा लेंगे,
लड़का अच्छा और सबरीना का देखा भाला था, लिहाजा वो पुरुम्मीद थीं। इसीलिए एक शाम एजाज साहब का बेहतर मूड देकर बात छेड़ दी। आखिर को बेटी के फ़र्ज से तो सबकदोश होना ही था। क्या शादी और सबरीना की? वो तो हैरत से यूं चौंके जैसे ऐसा कोई काम इनकी प्लानिंग में था ही नहीं। बेगम एजाज बमुश्किल खुद को ठंडा रख सकीं। हाँ, सबरीना की। जहाँ ज़ेब ने एक बहुत अच्छा रिश्ता भी बताया है। कोई ज़रूरत नहीं इतनी जल्दी की। अभी सबरीना की उम्र ही क्या है? जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं इसे तालीम मुकम्मल किए। अभी कुछ अरसा इसे ज़िंदगी इंजॉय करने और समझने दो। इनकी मंतक जहाँ से निराली थी। बेगम एजाज जच होने लगीं। पता नहीं क्यों इन्होंने तो जैसे इनकी मुखालफत की ठान रखी थी। अगर वो दिन को दिन भी कहती तो वह यकीनन इसे रात मनवाने पर तुल जाते। ज़िंदगी समझने के लिए किसी मखसूस वक्त की ज़रूरत नहीं होती। ये तो आप तजुर्बे से समझ में आ जाती है एजाज साहब। मगर लड़कियों की शादी की एक उम्र होती है, इसमें इन्हें ब्याह दिया जाए तो वो कई पेचीदगियों से बची रहती हैं। वो नरमी से हलावत से शोर को समझाने की सही कर रही थीं कि इसके सिवा चारा न था। इस मामले में तो इन्हें दो महाजों पर लड़ना था। सबरीना तो नादान थी, मगर यहाँ तो दाना से दाना ज़िंदगी की हकीकतों से नज़र चुराने पर बज़िद थे। वो समझाती भी तो किस किस को। ये जाहिलों वाले फ़लसफ़े तुम अपने पास ही रखा करो। अब नया दौर है और इसके तकाज़े तुम नहीं समझ सकती। तुम्हें क्या मालूम कि दुनिया किधर जा रही है, अहमक औरत। वो अपनी मखसूस टोन में बोल रहे थे। चाय के लिए किचन की तरफ जाते हुए सबरीना के कदम लाउंज के दरवाजे पर ही ठिठक गए। वैसे भी जानज़ेब को सबरीना के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। मैं हूँ मौजूद इसके लिए। सगे भाई को तो फ़िक्र नहीं, वो जाकर कहीं बैठ गए हैं और ये मुँह बोले भाई हैं कि इनकी फ़िक्रें ख़त्म नहीं होती। वो सख्त लहजे में बड़बड़ाते टीवी खोलकर बैठ गए। तो मिमी को बहालत मजबूरी वहाँ से उठ जाना पड़ा, क्योंकि एजाज साहब के तेवर इस बात के खमास थे कि वो इस मौजू पर मज़ीद बात सुनना नहीं चाहते थे। मिमी के कदमों की आहट पाते ही वो उल्टे कदमों अपने कमरे की तरफ चली गई और जब एहसास हुआ कि वो इस खुनक मौसम में भी बगैर शॉल के लॉन की तरफ निकल गई हैं, तो वो खुद भी बाहर आ गई। मिमी के रुखसारों पर हल्की सी नमी नजर आ रही थी। जाने क्या क्या सोचकर वो अबदीदा हो गई थी। सबरीना को एकदम महसूस हुआ कि इस महाज पर इसने मिमी को डैडी के सामने अकेला छोड़ दिया। एक अजब से एहसास में घिरते हुए वो इनके अकब में आकर रुक गई और इनके कंधे पर सर टिका दिया। मिमी इस वक्त ऐसी कैफियत में थी कि कुछ बोल ना सकी, महज इसका गाल थपथपाया। आई एम सॉरी मिमी, मेरी वजह से आपको डैडी के सामने कितनी तौहीन बर्दाश्त करनी पड़ती है। प्लीज़ मिमी मेरी मानिए, यहाँ से निकल चलते हैं, नहीं तो इस माहौल में आपका और मेरा दम घुट जाएगा। आंसू बगैर बताए इसकी आंखों में चले आए थे। मिमी ने इसका हाथ पकड़कर इसे अपने मुकाबिल कर लिया। नहीं बेटा, बेटियां अपने वालिदैन के घर से रुखसत होकर शौहर के घर जाती ही अच्छी लगती हैं। तुम जिस रोज़ अपनी मंजिल पालोगी, मैं ताहिर का घर बसाकर सुकून का सांस लूँगी। यकीन करो तुम्हारे डैडी की अब कोई बात मुझे हर्ट नहीं करती। अब तो दिल किरची किरची हो गया, कहाँ तक टूटेगा। तुम दोनों ही मेरी ज़िंदगी का मकसद हो। जब तक मैं तुम दोनों को यूं अकेले और परेशान देखती हूँ, मुझे कहीं सुकून नहीं मिलेगा, ना तुम्हारे डैडी के साथ ना इनके बगैर। मिमी ने मौका देखते ही गर्म लोहे पर ज़रब लगा दी थी। सबरीना डुबडुबाई आंखों से इन्हें देखने लगी तो वो फिर कहने लगी, शबीब इर्तज़ा के बारे में जहाँ ज़ेब ने मुझसे बात की है, मैं जानती हूँ कि तुम इसे नापसंद नहीं करती, और सच कहो तो मुझे भी ये रिश्ता पसंद है। जहाँ ज़ेब तुम्हें ताहिर से कम नहीं चाहता और मुझे यकीन है कि इसने तुम्हारी भलाई ही सोची है। मिमी इसे हमवार करने वाले लहजे में बोली तो वह दिल से नीम रजामंद हो गई। यूं भी ज़रा देर पहले डैडी ने जिस तरह इनकी बात को रद्द किया था, वो खुद में इतना भी हौसला न पा रही थी कि इन्हें कुछ कह सकती। इस वक्त तो वो शबीब इर्तज़ा के बजाय किसी और का भी नाम लेती तो वह इनका दिल रखने के लिए गुरेज न करती। किस्मत के भी अपने ही रंग होते हैं। शबीब इर्तज़ा ने जब अपने घर वालों को भेजा, मिमी फ़ोन करके ताहिर भाई से मशवरा कर चुकी थीं और इन्हें जहाँ ज़ेब पर पूरा भरोसा था, लिहाजा ये रिश्ता बाला ही बाला पसंद हो गया। अलबत्ता डैडी अभी तक लाइल्म थे। इन्हें मानने और समझाने का बेड़ा जहाँ ज़ेब और अर्शिया भाभी ने उठाया, मगर इसकी ज़रूरत ही न पड़ी। शबीब इर्तज़ा के वालिद डैडी के पुराने वाकिफ़कार निकले और यूं ये मामला खुद खुशअस्लूबी से तय हो गया। सबरीना तो पहले ही हामी भर चुकी थी, लिहाजा बिल्कुल अचानक ही इसकी बात तय करके शादी का हंगामा उठा दिया गया। इसने पहली फुर्सत में रिज़ाइन कर दिया था। खुद शबीब भी ऐसा ही चाहता था। यूं भी ताहिर भाई ने फ़ोन पर इसे सख्त ताकीद कर दी थी। ज़िंदगी यूं भी रंग बदलती है, इसे कभी एहसास ही नहीं हुआ था। शबीब इर्तज़ा की वो बहुत इज़्ज़त करती थी, मगर हालात और रिश्ता बदलते ही एहसासात भी बदल गए थे। इधर मिमी ने नोनो को ताहिर भाई के लिए मांगने का इरादा ज़ाहिर किया तो डैडी भी बगैर इख्तलाफ किए आमादा हो गए। आखिर को वो उनकी शख्सियत से मरूब होने वालों में से एक थी और यूं दोनों की शादियां एक साथ करने का मामला तय कर दिया था। ताहिर भाई काफ़ी अरसे से नोनो को जानते थे, यूं भी मिमी की पसंद पर इन्हें एतबार था और यूं भी अपनी माँ के दुखों को जानते थे। इनकी खुशी जिसमें थी वो इस पर राज़ी थे। अलबत्ता शबीब के मामले में वो अब भी परेशान सी रहती थी।
ओफो भाई, इतने अरसे से इनके साथ काम कर रही हो और अब तक इन्हें समझ नहीं सकी अजीज़ा। वो रिश्तों को अहमियत देने वाले बंदे हैं, यकीन करो तो मैं बिल्कुल मायूस नहीं करेंगे। नोनो इसकी परेशानी और फिक्र से आगाह थी। गाहे बगाहे इसे समझाती, यकीन दिलाती कि सब ठीक होगा, मगर इसके अंदेशे इसे मुसलसल परेशान रखते थे। खुदा करे ऐसा ही हो, वो बेबसी से बोली। पता नहीं तुम्हारे साथ क्या मसला है सबरीना, इतनी अच्छी फैमिली और इतनी आइडियल रिलेशनशिप रखने वाले वालिदैन के होते हुए तुम में इस कदर बेतमादी क्यों है? नोनो ने आज हर दर्जे संजीदगी से पूछ लिया। वो तज़ब्ज़ब में पड़ गई कि क्या जवाब दे। कल तक तो वो महज दोस्त थी, मगर जल्द ही नोनो इसकी भाभी बनने वाली थी और डैडी की छुपी हुई शख्सियत का पर्दा भी चाक होने वाला था। लिहाजा इसने झिझकते हुए अपने खर्चों का इजहार इससे कर डाला और इसका मुहर्रक भी बता दिया। ताहिर भाई और नोनो के वलीमे वाले दिन इसकी रुखसती थी। ताहिर भाई के आने से घर में जो रौनक उतरी थी, इसे डैडी के तल्ख मिजाजी ने भी मान ना होने दिया। पूरे 4 साल बाद वो भाई से मिली थी। मिमी और इसकी हालत देखने वाली थी, मगर जाने डैडी किस मिट्टी के बने थे कि इन्हें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था, या गालबन इन्होंने इसका इजहार करने से गुरेज किया था। बहरहाल इसकी शादी इतनी धूमधाम से की गई कि इसके दिल से डैडी के लिए बात तकरीबन निकल ही गई। खसूसन शबीब के साथ इनका रवैया इतना अच्छा था कि इसके खर्चे कहीं दूर जा छुपे। ज़िंदगी की क्लास में खुशी का ये पीरियड बहुत देर से आया था, मगर जैसे सारी कसाफतें धो गया था। खसूसन नोनो ने जिस समझदारी से मिमी का साथ दिया और इनके डैडी के साथ ताल्लुकात को असरनो बेहतर बनाने की कोशिश की, वो इसे तशक्कर से रुला गई। पागल हो तुम भी सबरीना, क्या मिमी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं? अब मैं भी तो इनकी बेटी हूँ, और बेटियां ही तो माओ के दुख समझती और इनका साथ देती हैं। इसके शुक्रिया अदा करने पर नोनो ने एक धमोका जड़ते हुए हंसकर मोहब्बत से कहा, यूं भी जो काम बहू कर सकती है वो बेटी भी नहीं कर सकती, क्योंकि बेटियों को हमारे माशरे में वालिदैन के आगे जायज़ बात के लिए ज़ुबान खोलने की इजाज़त नहीं दी जाती। गो कि मैंने भी डैडी से कोई गुस्ताखी नहीं की, मगर तुम्हारे मुकाबले में मेरी पोजीशन मजबूत है। मैं अब एक शादीशुदा औरत हूँ जिसकी राय मुस्तंद है, बेटी तो वैसे भी पराई होती है। इसके चेहरे पर जाने क्या सोच झलकी थी कि नोनो ने हिफ्स मातकदम के तौर पर पहले ही इसे वजाहत कर दी, और वो इस पेशबंदी पर हंस पड़ी और फिर इसे छेड़ने को बोली। तुम इतनी अक्लमंद थी तो नहीं? यकीनन ताहिर भाई की कंपनी का असर है। जी नहीं, ये दिमाग और अकल में जहेज़ में लाई थी आपके भाई की तरफ से तो सिर्फ सिर्फ मोहब्बत ही मिली है। वो दोनों का जुमला अचक गई तो दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसी वक्त शबीब ने अंदर आकर झांका। चलो सबरीना, देर हो रही है, मैंने तुमसे कहा था जल्दी वापस आना होगा। पापा घर पर अकेले हैं। वो बड़ी संजीदगी से कदरे खफा लहजे में बोला तो वह सटपटा कर उठ खड़ी हुई, और फिर लाख मिमी ने इन्हें रोका, मगर वो रुकी नहीं। शबीब के तेवरों से ही अंदाज़ा हो रहा था कि इसका मूड ऑफ है, और यही वजह थी कि वह एकदम चुप सी हो गई थी। इसके अजली खदशे एक बार फिर इसके जहन में सर उठाने लगे थे। इसका रवैया अजीब रूखा सा हो गया था। मैंने तुमसे कहा था सबरीना कि जल्दी उठ जाना, मगर तुमने इतनी देर लगा दी, इसीलिए मुझे तुमसे ये कहना पड़ा। आइंदा ख्याल रखना। पापा अकेले होते हैं, मुझे इनका ख्याल रहता है, तुम्हें भी थोड़ा अक्ल से काम लेना होगा। गाड़ी घर के रास्ते पर डालते ही शबीब ने इसे तनबीही लहजे में कहा तो वह जवाब देने के बजाय अपने ज़रतार आंचल को उंगली में लपेटती किसी गहरी सोच में डूबी रही। अल्फाज बदले हुए थे, मगर मफहूम वही डैडी वाला था। फिर यूं हुआ कि शादी के एक हफ्ते बाद ही वो और शबीब हनीमून मनाने कालाम और वादिय सवाद चले आए। मंजर भी हसीन थे और हमसफ़र भी, मगर इस रोज़ के बाद से वो जैसे बुझी बुझी सी हो गई थी। शबीब ने इसे चेयरअप करने की बहुत कोशिश की, मगर वो शुरू दिनों वाली शगुफ्तगी दोबारा ऊद कर ना आ सकी। इससे शबीब में डैडी का अक्स नज़र आने लगा था। लगता है तुम्हारा यहाँ आकर दिल नहीं लगा, कहो तो वापस चलें। बर्फ़ के छोटे छोटे घरौंदे बनाकर तोड़ते हुए वो सारे माहौल से बेजार नज़र आ रही थी। शबीब काफ़ी देर से इसे नोट कर रहा था। बोला, मर्ज़ी है आपकी, यूं भी मैं ठहरी अहमक औरत, मेरी भला क्या मजाल के कुछ कह सकूं। न जाने से क्या हुआ था कि यकदम वो बेफर सी गई थी। शबीब चंद सानिया इसकी तरफ देखता रह गया। यूं भी अक्ल कल तो मर्दों के पास है, आपके पास है, मेरे पास कहाँ। शबीब के चेहरे से नज़र हटाकर दूर पहाड़ों पर ठहरे गुबार को देखते हुए वो बहुत आज़रदा नज़र आ रही थी। बहुत डरते सहमते इससे ज़िंदगी का जुआ खेला था, मगर किस्मत ने यहाँ भी हार ही लिखी थी। ये सब तुमसे किसने कहा? इसे नमी अपने अंदर उतारता देखकर शबीब ने कदरे हैरत से सवाल किया था। किसने? वो इस्तेजिया सा हंस पड़ी। पूरा बचपन गुजर गया जाहिल औरत की गर्दान सुनते सुनते। आपने भी वही अकल का सबक दिया। क्या फ़र्क है आप में और डैडी में? कुछ भी नहीं, बस ये कि वो बज़ाहिर जैसे हैं, बबातिन वैसे नहीं, जबकि आपके ज़ाहिर और बातिन में कोई तज़ाद नहीं। और मैं बेवकूफ़ थी, समझ बैठी कि होंठ काटते हुए इसने आंसू रोकने की कोशिश में बात अधूरी छोड़ दी और बेसाख्ता बाजुओं के हल्के में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। फिर कितनी ही देर इसके आंसू न थमे, मगर शबीब ने एक बार भी इसे चुप कराने की कोशिश नहीं की, हत्ता कि वह खुद ही महसूस करके मज़ीद अर्ज़दा हो गई। एक बेहिस इंसान के सामने रोने से भी भला क्या हो सकता है।
इसने खुद को संभालते हुए आंसू साफ किए और उठने का कसरत कर ही रही थी कि बिला इरादा नजर सामने उठ गई। शबीब दिलफरेब मुस्कुराहट होठों पर सजाए इसकी जानिब ही देख रहे थे। वो इस इन्हमाक पर जुज़-बुज़ सी होने लगी और झटके से मुड़ी, मगर दूसरे लम्हे वो मुकाबिल था। सब कुछ खुद कहा, फिर रो भी ली और अब जा रही हो, मेरी कोई बात नहीं सुनोगी? वो सामने खड़ा बड़े दोस्ताना अंदाज में पूछ रहा था। इसने बेजारी से इसे देखा और इस्तेज़िया मुस्कुराकर आगे बढ़ी। देखो सबरीना, प्लीज़ मेरी बात सुनो। पिछले दिनों जो भी रवैया मैंने तुम्हारे साथ रवा रखा, ये तो महज मजाक था, बिलीव मी। शबीब ने हाथ थामकर इसे रोक लिया था। वो झुल्ला सी गई। मजाक तो मेरी किस्मत ने किया है शबीब। इर्तिज़ा कि जिस खौफ से मैं सारी ज़िंदगी भागती रही, वो एक बार फिर आपकी शक्ल में मेरे सामने ला खड़ा किया। वो यकदम शोला ज्वाला बन गई थी जैसे। तुम्हारी किस्मत नहीं बल्कि नोनो भाभी ने। गुस्से से कहकर वो आगे बढ़ी थी, मगर शबीब का जुमला सुनकर झिटकी और झटके से मुड़ी। क्या मतलब? इसके तेवर सख्त तंदीक का मुजाहरा कर रहे थे। देखो प्लीज़ तुम ज़रा रिलैक्स होकर मेरी बात सुनो। बैठो यहाँ बैठो। हमेशा उखड़ लहजे में बात करने वाला इस वक्त बड़ी हलावत और नरमी से मुस्कुराहट दबाते हुए बोल रहा था। वो मुतजस्सिस सी बैठ गई तो वो धीरे धीरे कहने लगा, हकीकत यह है कि नोनो भाभी ने मुझे शादी से पहले ही तुम्हारा प्रॉब्लम समझा दिया था। अव्वल तो मैं खुद इस तरह की नेचर नहीं रखता, रिश्तों की नज़ाकत और इनके तकद्दस को अहमियत देता हूँ। वो बताते हुए संजीदा हो गया था। सबरीना ने इसे जांचती हुई नज़रों से देखा और मुतमईन हो गई। मगर फिर भी मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुम्हारे साथ शुरू में बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी। तुम्हारा एतमाद बहाल करना एक अहम तरीन मकसद था मेरे सामने, और यकीन करो मैं इस मामले में बेहद संजीदा भी था। मगर जाने क्यों इस रोज़ अचानक ही मेरा दिल चाहा कि तुम्हें गुस्से में देखूं कि भला कैसी लगोगी। वो साफ गोई से कहकर आखिर में शोखी से हंस पड़ा तो वो बुरी तरह चिढ़ गई। गुस्से में देखना चाहते थे या रोते हुए, मैं सब जानती हूँ। आप मर्द हजरात औरत को कभी खुश देख ही नहीं सकते, चाहे वो आप लोगों के लिए कितनी ही कुर्बानी क्यों ना दे। इसकी वजाहत सबरीना को हल्का फुल्का कर गई थी, मगर इसे गुस्सा था, शिकायत थी कि शबीब ने इसे क्यों सताया। मसलन आपने क्या कुर्बानी दी? शबीब इसे पुरसुकून देकर तमानियत से पूछ रहा था। यही कुछ कम नहीं कि आपसे शादी की हामी भर ली, नहीं तो कवारे ही रह जाते। इसने कसदन चोट की तो शबीब साफ इनकारी हो गया। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं, वो तो मुझे तुमसे हमदर्दी हो गई थी। जी जी, जब ही जानजेब भाई के घर के चक्कर लगने शुरू हो गए थे। इसने जैसे चोरी पकड़ी थी कि इसकी वो बेसाख्ता कहका लगाकर हंस पड़ा। तुम तो ज़रूरत से ज़्यादा जानती हो भाई, पूछूंगा जाकर जानजेब से। अच्छी दोस्ती निभाई। शरारत से सर खुजाता हुआ बोला तो वो भी हंस पड़ी। दोस्ती तो खैर इन्होंने खूब निभाई है, आपके साथ भी और मेरे साथ भी। बेशक, शबीब ने इसकी तायद में बरजस्ता कहा और फिर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। जिंदगी की सुबह का उजाला फैलने लगा था, रात कट चुकी थी। ये नावल आप सबको कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।